डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। कृतिका बिल्कुल टूटी बिखरी सी इसी तरह खड़ी थी और इस पल वह घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। और उसी पल उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने कुछ वह नज़ारे चलने लगे, कुछ खूबसूरत नज़ारे और कुछ दर्द से भरे हुए नज़ारे। और उसी पल शिविन के डैड माधव शाह आगे बढ़ते हुए बोले, अमिताभ, सगाई की मुहूर्त खत्म हो रही है। इस पर अमिताभ जी ने गर्दन हिलाए और फिर राधिका की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो राधिका ने झुककर उसे खड़ा करते हुए कहा, कृतिका चलिए, मुहूर्त का वक्त निकाला जा रहा है। और कृतिका बिल्कुल किसी रोबोटिक मशीन की तरह उठ खड़ी हुई। उसने दूसरे ही पल राधिका को देखा और फिर कहा, क्या मुहूर्त निकला जा रहा है? यह आपको हमें पहले ना बताना चाहिए था। चलिए अब हम जल्दी से सगाई की रस्म पूरी करते हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा, कृतिका ने कहा। और वह एकदम से स्टेज पर चली गई। सभी एक पल के लिए बिल्कुल हैरत के साथ उसे देखते रह गए। वही शिविन भी तुरंत स्टेज में आ गया। इसके साथ ही अमिताभ जी ने अपनी तेज आवाज में कहा, चलिए अब तमाशा खत्म हुआ और अब सगाई होगी। कहने के साथ ही वो स्टेज में आ गए और फिर एक बार फिर से सभी स्टेज की तरफ देखने लगे। अब सगाई शुरू हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दादा सा की गाड़ी की रफ्तार इस वक्त बेइंतहा तेज थी और वह हॉस्पिटल जा रहे थे। दूसरी गाड़ी में वर्चस्व भी तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था। इस वक्त उसकी सांसें पल पल करके थमती जा रही थी। इस पल उसे जो महसूस हो रहा था वह जानता था। करीबन 25 मिनट के बाद ही उसकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकी और वह दौड़ता हुआ गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। दादा सा दादी सा भी तेजी के साथ अस्पताल के अंदर गए। वह भी वर्चस्व के पीछे पीछे सीधा वार्ड की तरफ आ गए थे। और इस पल वर्चस्व की नज़र वार्ड से निकल रहे डॉक्टर पर पड़ी। वह दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया कि पीछे से दादा सा घबराते हुए आगे आए और बोले, डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? दादा सा की बात पर एक पल के लिए डॉक्टर दादा सा की बात सुनते रहे और दूसरे ही पल उसने अपनी आंखों में चढ़े हुए चश्मे को उतारा और फिर बेहद संगीन आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी बट ही इज डेड। शायद वह खुद सांस नहीं लेना चाहते हैं और वह सांस नहीं ले रहे हैं, वह मर चुके हैं। दादा सा के कदम बेइंतहा पीछे की तरफ खींच गए और दादी सा इस पल बेहोश होने के तादाद पर थी। और वर्चस्व की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे कि इसी पल सभी के कानों में किसी की तेज चिल्लाने की आवाज गई, नहीं हुकुम सा, हमें छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने हमें बुलाया और हम आ गए। जैसे ही सबने इस आवाज को सुना एक पल के लिए वह और दंग रह गए। वर्चस्व के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह पलटकर पीछे देख सके। और दादा सा हल्का सा घूमकर पीछे देखा। पीछे कृतिका खड़ी थी। कृतिका को देखकर एक पल के लिए सभी हैरान थे और सबसे ज्यादा हैरान दादी सा दादा सा थे। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए थे और कृतिका इसी तरह खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे कि इस पल वर्चस्व उसकी तरफ बढ़ा। वर्चस्व को अपने करीब आता देखकर कृतिका तुरंत उसके पास गई और उसके कॉलर को पकड़कर झंझरते हुए बोली, भाई सा, आपने बोला था कि अगर हम आ जाएंगे तो हुकुम सा ठीक हो जाएंगे, वह उठ जाएंगे, तो वह उठ क्यों नहीं रहे? हम आ गए हैं, हम आपके पास हैं, हम हुकुम सा के पास आ गए हैं, उन्हें कहिए वह उठ जाए। उसके इतना कहते ही वर्चस्व, जो अब तक चुप था, उसने गौर से कृतिका को देखा और फिर बेहद धीमी आवाज में कहा, भाभी सा, आपको फर्क नहीं पड़ता है ना अखंड से? तो आपको आज क्यों फर्क पड़ रहा है? आज अखंड की अगर मौत हुई है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने उसे कहा था कि उसकी मौत से आपको फर्क नहीं पड़ता और आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप उस वक्त नहीं आई थी। जैसे ही वर्चस्व ने इतना कहा, कृतिका का दिल चाहा कि वह अभी के अभी खुद मर जाए। उसे अपनी सांसें बेइंतहा थमती हुई महसूस हुई और उसकी सांसें बेहद बुरी तरीके से फूलने लगी। उसने उन फूलते हुए सांसों को काबू करते हुए वर्चस्व को देखा और दूसरी ही पल उसने बेइंतहा रोते हुए कहा, भाई सा, झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ है। हमें अभी हुकुम सा के पास जाना है, हम उनसे कहेंगे कि हम आ गए हैं और उन्हें उठाना होगा, वह उठ जाएंगे, हमें मालूम है वह उठ जाएंगे, कृतिका ने कहा। और वह वार्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन वह वार्ड तक पहुंच पाती कि उससे पहले ही दादी सा ने पीछे से सख्ती से कृतिका का हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, रुक जाए हुकुम रानी सा, रुक जाए। और कितना मारेगी आप? हुकुम सा को माना, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ, लेकिन आज वह मर चुके हैं और कम से कम आज आप उनके रूह को तो चैन से आज़ाद होने दीजिए। आज आपकी वजह से वह मर गए, वह अब जिंदा नहीं है, वह मर चुके हैं और अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उन्हें देख भी सके।
उन्होंने कहा और उनकी आंखों से फिर से एक बार आंसू का एक सैलाब बह उठा। उन्होंने एक बार पहले ही अपना बेटा खोया था और आज अखंड। इस पर उन्हें लग रहा था जैसे वह अपना दम तोड़ देंगी। दूसरे ही पल दादासा ने उन्हें अपने गले लगा लिया और दादासा के गले लगते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रांत के पिताजी, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का जो हमने पहले अपने बेटे को खोया और आज हमने अपने पोते को भी खो दिया? आखिर ऊपर वाला सबसे पहले हमें क्यों नहीं ले जाता अपने पास? क्यों वह हमारे खानदान को तबाह करने में लगा है? क्या उसे हम पर रहम नहीं आती? कहते हुए वह बेइंतहा रो रही थी कि इस पल दादासा ने शांति से उनकी पीठ को सहलाया और नम आवाज में कहा, कामाक्षी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान पर भरोसा रखें। ये सुनते ही दूसरी ही पल दादीसा उनसे अलग हुई और सार्कास्टिक लहजे में बोली, क्या राजा साहब, आखिर क्या होता है जो अच्छे के लिए होता है? आज तक तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुआ है? पहले हमने अपना बेटा खोया, फिर हमारी बहू भी हमसे दूर हो गई और आज हुकुम साहब भी हमसे दूर हो गए। अब हमारे पास सिर्फ अश्विनी और अहान बचे हैं। आप ही बताएं, अगर हमने उन्हें भी खो दिया तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं राजा साहब, अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमने अपने दो जिगर के टुकड़ों को खोया है, एक उसे जिसे हमने जन्म दिया था और एक उसे जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। हुकुम सा हमारी जान थे, वह कहती जा रही थी और उनकी आवाज में छिपे उस दर्द को कोई भी महसूस कर सकता था। दादासा के अंदर खुद ताकत नहीं थी इतनी कि वह कुछ कह पाए। वह तो खुद किसी बर्फ की तरह खड़े थे और किसी सपने की तरह उन्हें ये चीज लग रही थी कि इसी पल वार्ड का दरवाजा झटके से खुला और कृतिका, जो अब तक किसी जिंदा लाश की तरह खड़ी थी, वह दौड़ते हुए वार्ड के अंदर चली गई। एक पल के लिए उसे इस तरह जाता सब कोई बस देखते रह गए। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं हुई कि वह उसे रोक सके। वही अहान जिसके साथ कृतिका यहाँ तक आई थी, वो खुद बुरी हालात में हो चुका था और कियारा ने उसे थामा हुआ था। लेकिन साथ ही अग्रवाल फैमिली भी यहाँ आई थी। सभी वही बर्फ की तरह खड़े थे, लेकिन रुद्राक्ष नहीं आया था और कृतिका जो जैसे ही वार्ड में पहुंची, उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा उठे थे। आसपास अभी भी डॉक्टर और नर्स मौजूद थे, लेकिन सामने पड़ा वह मशीन जो अखंड की हार्टबीट बता रहा था, वह पूरा प्लेन हो चुका था। अखंड के जिस्म से हरकत बंद हो चुकी थी। वह सांस नहीं ले रहा था, या कहो लेना नहीं चाहता था। दूसरे ही लम्हे कृतिका दौड़ती हुई अखंड के करीब गई और झुककर उससे लिपट गई। इस वक्त अखंड का शरीर मशीनों से घिरा हुआ था और कृतिका के इस तरह लिपटते ही पीछे से नर्स ने तुरंत कहा, मैम संभाल कर। लेकिन कृतिका कुछ नहीं सुनने वाली थी। अखंड से लिपटते ही उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे थे। उसका सर इस वक्त अखंड के सीने पर था और वह अखंड की रुकी हुई सांस को अपने अंदर महसूस कर सकती थी। और उन रुकी हुई सांसों को अपने अंदर तक महसूस कर पाने के बाद उसे लग रहा था कि वह खुद भी जिंदा नहीं है। दूसरे ही लम्हे अखंड के हाथ जिसमें मशीन लगे हुए थे, उसने अखंड के हाथ को अपने हाथ में लिया और फिर उसे अपने पेट के पास रखते हुए चिल्लाते हुए कहा, हुकुम सा, हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, याद कीजिए आप। और आप हमें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको मालूम भी है इस वक्त हमने आपसे कितनी बड़ी बात छुपाई थी। क्या आप हमें उस बात के लिए सजा नहीं देंगे? क्या आप हमें उस बात के लिए सजा नहीं देंगे कि हमने आपको ये बात नहीं बताया कि आप बाबा बनने वाले हैं? हुकुम सा, ये सच है, हमने आपसे ये बात छिपाई कि आप बाबा बनने वाले और आपकी छोटी गिलहरी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। हुकुम सा, हमें सजा दीजिए, हम आपकी सजा चाहते हैं। हुकुम सा, हमें आप बहुत सजा दीजिए, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकुम सा प्लीज उठ जाइए, हम आपके बिना मर जाएंगे। हुकुम सा उठ जाए, हुकुम सा सांस लीजिए। हुकुम सा, आपकी रुकी हुई सांसों को देखकर मेरी सांस रुक रही है, हुकुम सा सांस लीजिए, उसने बेइंतहा तड़प के आलम में रोते हुए कहा। और वार्ड के दरवाजे के पास खड़े अमिताभ जी, रोनित जी, अलका जी, राधिका, दादी सा, दादा सा, आह्वान, कियारा, वर्चस्व एक पल के लिए बस उन्हें देखते रह गए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जा सके और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक शब्द भी इस पल अपने मुंह से निकल सके। वही कृतिका ने जब महसूस किया कि अखंड की सांस अभी नहीं चल रही है, दूसरी ही पल वह उससे अलग हुई। उसने अपने दोनों हाथों के छोटे छोटे मुठिया बनाए और अखंड के सीने पर मरने लगी। हुकुम सा, और उठ जाए, हुकुम सा उठिए ना, हमने आपको कहा था ना कि हमें आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये झूठ है। हुकुम सा, हमें आपके मरने से बहुत फर्क पड़ता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज उठ जाए, हुकुम सा उठ जाए, वरना हम आपसे फिर से नाराज हो जाएंगे। हुकुम सा, सुन रहे हैं ना आप हमें, हम क्या कह रहे हैं? हुकुम सा उठिए ना। और इस पल कृतिका की आवाज धीमी हो गई थी।
उसे अपने अंदर बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था, वह खालीपन जिसे उसने आज तक महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसकी आंखों से जैसे मानो एकदम आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कृतिका की सांसें बेहद धीमी हो चुकी थी, उसे लग रहा था जैसे वह उसकी रुकी हुई सांसों से अपने अंदर अपनी सांसों को रुकता हुआ महसूस कर रही है। और कृतिका को इस तरह अनकॉन्शियस होता देखकर अमिताभ जी दूसरी ही पल दौड़ते हुए अंदर आए। कृति, वह जोर से चिल्लाए और उन्होंने पीछे से कृतिका को थामना चाहा, लेकिन कृतिका ने उनके हाथ को झटक दिया और दूसरी पल वह यूं ही उसके सीने से लगे हुए बेहोशी के आलम में डूबने लगी थी। उसके जुबान से अब एक शब्द नहीं निकल रहे थे, वह अब कुछ बोल नहीं रही। तभी वार्ड के अंदर रुद्राक्ष दौड़ते हुए आया। वह हॉस्पिटल अभी अभी पहुंचा था और उसने जैसे ही कृतिका को इस तरह अनकॉन्शियस होता हुआ देखा, उसने कृतिका को पीछे से थाम लिया। कृतिका के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह रुद्राक्ष को खुद से झटक सके। रुद्राक्ष ने उसे पीछे से थामते हुए बेहद संगीन आवाज में कहा, कृति संभालो खुद को। लेकिन वह संभाल नहीं पा रही थी खुद, वह बेहोश होती जा रही थी। अगर हुकुम सा नहीं है तो उनकी हुक्मरानी सा भी नहीं है, अगर हुकुम सा मर चुके हैं तो उनकी छोटी गिलहरी भी मर चुकी है। दूसरी ही लम्हे उसने कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहां मौजूद सभी लोगों का दिल एकदम धक सा रह गया। सभी जोर से चिल्लाए, कृतिका। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस के बाहर 2 गाड़ियां रुकी और शिविन माधव शाह और उनकी पत्नी मेहिका शाह बाहर निकली। इस वक्त वह तीनों काफी गुस्से में थे और सबसे ज्यादा गुस्से में इस वक्त शिविन नजर आ रहा था। शिविन जैसे ही हाउस के अंदर घुसा, वहां सोफे पर उसे बैठी हुई एक लड़की नजर आई और उस लड़की को देखते ही उसका गुस्सा जैसे मानो एकदम से बढ़ गया। वहीं उस लड़की ने जैसे ही उसे आता हुआ देखा, वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, शिविन आखिर में तुमने प्लान चौपट कर दिया, क्यों नहीं हो पाई तुम्हारी सगाई उस गूंगी लड़की से। ये सुन शिविन, जो खुद बेहद गुस्से में नजर आ रहा था, दूसरी ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, हानिया अखंड प्रताप सिंह हॉस्पिटलाइज्ड है और शायद वह मर चुका है। एपिसोड 22। शाह हाउस के बाहर 2 गाड़ियां रुकी और शिविन माधव शाह और उनकी पत्नी मेहिका शाह बाहर निकली। इस वक्त वह तीनों काफी गुस्से में थे और सबसे ज्यादा गुस्से में इस वक्त शिविन नजर आ रहा था। शिविन जैसे ही हाउस के अंदर घुसा, वहां सोफे पर उसे बैठी हुई एक लड़की नजर आई और उस लड़की को देखते ही उसका गुस्सा जैसे मानो एकदम से बढ़ गया। वहीं उस लड़की ने जैसे ही उसे आता हुआ देखा, वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, शिविन आखिर में तुमने प्लान चौपट कर दिया, क्यों नहीं हो पाई तुम्हारी सगाई उस गूंगी लड़की से। ये सुन शिविन, जो खुद बेहद गुस्से में नजर आ रहा था, दूसरी ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, हानिया अखंड प्रताप सिंह हॉस्पिटलाइज्ड है और शायद वह मर चुका है। जैसे ही हानिया ने ये सुना, उसके कदम पीछे की तरफ खिसक गए। उसने दूसरे ही पल बेयकीनी के साथ अपनी आंखें बड़ी कर ली और कहा, क्या कहा तुमने, हुकुम सा मर चुके हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वह कल तक तो बिल्कुल ठीक है। और यह सुनते ही शिविन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और चिल्लाते हुए कहा, हानिया माथुर अखंड प्रताप सिंह कृतिका वाधवा से बहुत प्यार करता है और जब आज कृतिका वाधवा उसे हमेशा के लिए दूर हो रही थी, वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह इस पल हॉस्पिटलाइज्ड है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वह मर चुका है। और यह बात जैसे ही कृतिका वाधवा को मालूम चली, वह हॉस्पिटल चली गई और हमारी सगाई टूट गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, हुकुम सा मर नहीं सकते, वह अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दिए बिना नहीं मर सकते हैं। दूसरे ही पल हानिया ने एकदम सुर्ख होते हुए कहा, जिस पर दूसरी ही पल शिविन ने कुछ सोचते हुए कहा, हानिया आई थिंक तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें उनकी सिंपैथी गेन करनी चाहिए। इसके जवाब में हानिया ने उसे देखा और दूसरी ही पल उसने अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो आगे बढ़कर एकदम से शिविन के गले लग गई। शिविन एक पल के लिए शॉक्ड खड़ा रह गया, लेकिन उसी पल हानिया ने कहा, आई लव यू शिवम। शिविन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दूसरे ही लम्हे उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आई लव यू टू हानिया। ये सुनते ही हानिया खुश हो गई। वही मेहिका और माधव अपने कमरे में चले गए थे। हानिया शिविन से अलग हुई, फिर उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन में अपनी उंगलियों को चलाते हुए सेडिक्टिव टोन में कहा, शिविन तुम जल्दी से उस गूंगी लड़की से शादी कर लो ताकि हम दोनों फिर इतनी राजपूताना प्रॉपर्टी के साथ साथ अग्रवाल प्रॉपर्टी और वाधवा प्रॉपर्टी को अपनी मुट्ठी में कर ऐश की जिंदगी जिएंगे। ये सुन शिविन ने भी उसी तरह कहा, हाँ बस जल्दी से अब ये हॉस्पिटल वाला मसला ठीक हो जाए। उसने कहा तो हानिया उससे कुछ दूर हुई, फिर दूसरे ही पल उसने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने कब्जे में लिया। शिविन के हाथ हानिया की कमर पर आ गए और हानिया शिविन को किस करने लगी। वो काफी शिद्दत से शिविन को किस कर रही थी
और शिविन भी उसका पूरा साथ दे रहा था। दोनों के अंदर किसी चीज की कोई शर्म नाम की चीज नहीं थी। वहां मौजूद सभी सर्वेंट उन्हें इस तरह किस करता हुआ देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहे थे। कुछ देर के बाद हानिया शिविन से अलग हुई, फिर उसके माथे से अपने माथे को जोड़ते हुए बोली, शिविन, भले ही मैं अखंड प्रताप सिंह के साथ सो चुकी हूँ, लेकिन दिल मेरा हमेशा से सिर्फ तुम्हारा है और ये दिल धड़कता भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सुन शिविन ने बस गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद जाने से पहले उसने एक बार फिर से उसे देखा और फिर कहा, शिविन, चाहे कुछ भी हो जाए शादी नहीं टूटनी चाहिए, ओके? तुम्हारी शादी कृतिका वाधवा से होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। हानिया ने कहा, जिस पर शिविन ने एक बार कुछ सोचा और फिर तुरंत तसल्ली की सांस लेते हुए कहा, डोंट वरी हानिया, कृतिका वाधवा से मेरी शादी तो जरूर होगी, चाहे अखंड प्रताप सिंह मर जाए या उसका पूरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन कृतिका वाधवा से मेरी शादी होगी, मतलब होगी। ये सुन हानिया ने उसे देखा और फिर जाते हुए कहा, यही उम्मीद करती हूँ, और कहते हुए वह वहां से निकल गई। शिविन एक पल के लिए उसे जाता हुआ देखता रहा और दूसरे ही पल उसने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, कृतिका वाधवा, तुम्हें तो मेरा होना पड़ेगा। वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। मुंबई। मॉम, बताओ ना डैडी कब आएंगे? आपने कहा था डैडी आ जाएंगे, लेकिन डैडी अभी तक नहीं आए हैं मॉम। इस वक्त उस बड़े से अग्रवाल विला के डाइनिंग एरिया में डैनियल अपने नन्हे बेटे को डिनर करा रही थी और वह अपनी हाथों से अपने 3.5 साल के बच्चे को खाना खिला रही थी, जिस पर ऋषित लगातार उससे एक ही चीज पूछे जा रहा था कि उसके डैडी कब वापस आएंगे। और इसके जवाब में डैनियल उससे कह रही थी, ऋषि बेबी, आपके डैडी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आपके डैडी ने बताया ना कि वह काम में बिजी है, लेकिन जैसे ही उनका काम फाइनल होता है वह तुरंत आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर नन्हे से ऋषित ने खाने का निवाला अपने मुंह में निवाला लेते हुए मुंह फुला कर कहा, लेकिन मम्मी, ऋषित को कृतिका बुआ की याद आ रही है। ऋषित को कृतिका बुआ से मिलना है, वह कितने दिनों से कृतिका बुआ से नहीं मिला है। ऋषित की बात पर डैनियल एक पल के लिए खामोश रही और फिर दूसरे ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, ओके बेबी, आपके डैडी जब आएंगे तो आपके डैडी ने कहा है कि वह आपको और मम्मा को साथ में लेकर जाएंगे और फिर वहां आप अपने दादी दादू, कृतिका बुआ, अपनी कियारा बुआ, सबसे मिल लेना, ओके? ये सुनते ही छोटे से ऋषित की आंखों में चमक आ गई। दूसरी ही पल उसने चमकदार आंखों के साथ डैनियल को देखा और फिर मुंह फुलाते हुए पूछा, माँ, ऋषित की फैमिली में और कौन कौन है? ऋषित जब अपने डैडी के साथ वहां जाएगा तो वहां कौन कौन होगा? ये सुन डैनियल ने फिर से उसे खाने का निवाला देते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, वहां आपके दादू होंगे, आपकी दादी होगी, फिर आपकी कृतिका बुआ होगी, फिर आपकी एक और बुआ होगी जिसका नाम कियारा बुआ है। अच्छा, तो क्या ऋषित कियारा बुआ के साथ भी खेल सकता है? जैसे वह कृतिका बुआ के साथ खेलता था, ऋषित को कियारा बुआ भी कृतिका बुआ जैसा प्यार करेगी? उसने एक बार फिर से मुंह फुलाते हुए पूछा, जिस पर डैनियल ने इस बार हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल माय बेबी, आपकी कियारा बुआ भी आपको बहुत प्यार करेगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी कृतिका हुआ करती है। एंड यू हैप्पी? ये सुनते ही छोटा सा ऋषित खुश हो गया। उसने खुशी के साथ उछलते हुए कहा, यस ऋषित इज वेरी हैप्पी, थैंक यू मम्मा, और आई लव यू। डैनियल ने भी प्यार से उसे गले लगाते हुए उसके गालों को चूम कर कहा, आई लव यू टू बेबी। राजपूत पैलेस। अश्विनी इस वक्त बेड में बैठी हुई थी और उसका दिल बेहद बेचैन हो रहा था। उसने दूसरे ही लम्हे अपने दिल पर अपना हाथ रखा और फिर खुद में कहा, यह मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? सब ठीक तो है ना? वर्चस्व जी ठीक है ना? और वहाँ घर पर सब ठीक है ना? आज तो भाभी सा की सगाई थी ना? लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, उसने खुद से बेचैनी के साथ कहा और दूसरे ही पल उसने अपना फोन निकालते हुए कहा, मैं अभी कॉल करके वर्चस्व जी से पूछती हूँ कि वहाँ सब ठीक है ना? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी मुझे आज तक नहीं हुई थी, मुझे बहुत अजीब फील हो रही है, जैसे कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। कहते हुए उसने बेचैनी के साथ दूसरे ही लम्हे वर्चस्व का नंबर डायल कर दिया। वर्चस्व का नंबर डायल करने के 10 से 12 रिंग के बाद ही वर्चस्व ने कॉल अटेंड कर ली थी। कॉल अटेंड करने के साथ ही अश्विनी ने सीधा सीधा सवाल किया, वर्चस्व जी आप कहाँ हैं? आप और क्या कर रहे हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? कहीं आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक पल के लिए अश्विनी का सवाल सुनकर वर्चस्व खामोश हो गया और दूसरे ही पल उसने कुछ सोचकर कहा, अश्विनी बेबी क्या हुआ है? तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसके जवाब में अश्विनी ने तुरंत ही रोते हुए कहा, वर्चस्व जी मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, बताए ना कहाँ हैं आप? और क्या आपकी बात घर पर हुई थी? क्या दादा सा, दादी सा, भाई सा सब ठीक है ना? आज भाभी सा सगाई थी ना? तो भाई सा कहाँ है? वो ठीक है ना?
उसने एक बार फिर से बेचैनी के साथ कहा और दूसरे ही लम्हे वर्चस्व को महसूस हुआ कि वह क्या जवाब दे। वह बिल्कुल चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और अश्विनी अभी भी कह रही थी, वर्चस्व जी जवाब दीजिए, मेरी बातों का आप सुन रहे हैं ना? मुझे क्या हुआ है वहाँ पर? आप ना एक कम कीजिए, आप अभी घर आइए और मुझे वहाँ लेकर चलिए। मुझे ना वहाँ जाना है, मुझे भाई सा से मिलना है, मुझे दादी सा से मिलना है और दादा सा से मिलना है, फिर आहान भाई साहब से मिलना है। मुझे देखना है सब वहाँ, ठीक है ना? इस पर वर्चस्व जो अब तक खामोश था, इस बार उसने तुरंत कहा, अश्विनी कंट्रोल योर सेल्फ, कुछ नहीं हुआ, बस मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। ये सुनते ही अश्विनी ने तुरंत जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं वर्चस्व जी, मुझे अभी आप बताएं क्या हुआ है। अश्विनी लगातार कहती जा रही थी और उस बार वर्चस्व ने उसे शांत करते हुए कहा, अश्विनी बेबी काम डाउन, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो और अभी मैं घर नहीं आ सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वह अपने आप को बहुत हद तक संभालते हुए कह रहा था, लेकिन अश्विनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर से रोते हुए पूछा, वर्चस्व जी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? वर्चस्व जी प्लीज बताइए। एक बार फिर से रोते हुए कहा और इस बार वर्चस्व का दिल एकदम से बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अश्विनी को क्या जवाब दे। वह जानता था अश्विनी अभी खुद ऑब्जर्वेटिव नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अश्विनी का मिसकैरेज हुआ था और उस वक्त स्ट्रेस उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अश्विनी उसे लगातार सवाल करती जा रही थी, वर्चस्व जी बताएं ना। और इस बार वर्चस्व चुप नहीं रह सका। उसने दूसरे ही पल बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अश्विनी अखंड, और इससे आगे वह कुछ कह पता कि इससे पहले ही पीछे से आवाज आई, मिस्टर राजपूत, हुकुम सा की डेथ के बारे में सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। अश्विनी के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फोन छूटकर सीधा जमीन पर गिरा और वह जोर से चिल्ला पड़ी, भाई साहब हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। वही वो आदमी जिसने अभय अभय वर्चस्व को आवाज दिया था, वो इंस्पेक्टर था। इसी पर वर्चस्व जिसने अश्विनी की इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनी थी, वह जोर से चिल्ला पड़ा, अश्विनी संभालो खुद को। लेकिन अब तक फोन अश्विनी के हाथ से गिर चुका था और इस पल वर्चस्व के कानों में फोन के बीप की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे महसूस हो गया था कि फोन कट चुका है। और यह महसूस करते ही एक बार फिर से वह बेचैन हो गया था। उसे अब अश्विनी की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह शख्स जिसने अभी अभी वर्चस्व को पुकारा था, वह आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि हुकुमसा अखंड प्रताप सिंह जैसा आदमी अपनी मोहब्बत के आगे हार गया। वह और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ही था। वर्चस्व ने एक नज़र इंस्पेक्टर को देखा और फिर उसने रुंधी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, किस गाड़ी से अखंड का एक्सीडेंट हुआ था आपको मालूम चला? इंस्पेक्टर साहब एक पल के लिए वर्चस्व का चेहरा देखते रहे और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने कहा, नहीं अभी तक तो यह मालूम नहीं चला है, लेकिन हम बहुत जल्दी यह पता कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुन वर्चस्व ने अपनी गर्दन हिलाए और फिर वह वार्ड की तरफ आ गया। एपिसोड 23। अश्विनी के हाथ से गिर चुका था और इस पल वर्चस्व के कानों में फोन के बीप की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे महसूस हो गया था कि फोन कट चुका है। और यह महसूस करते ही एक बार फिर से वह बेचैन हो गया था। उसे अब अश्विनी की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह शख्स जिसने अभी अभी वर्चस्व को पुकारा था, वह आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि हुकुमसा अखंड प्रताप सिंह जैसा आदमी अपनी मोहब्बत के आगे हार गया। वह और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ही था। वर्चस्व ने एक नज़र इंस्पेक्टर को देखा और फिर उसने रुंधी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, किस गाड़ी से अखंड का एक्सीडेंट हुआ था आपको मालूम चला? इंस्पेक्टर साहब एक पल के लिए वर्चस्व का चेहरा देखते रहे और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने कहा, नहीं अभी तक तो यह मालूम नहीं चला है, लेकिन हम बहुत जल्दी यह पता कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुन वर्चस्व ने अपनी गर्दन हिलाए और फिर वह वार्ड की तरफ आ गया। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त वार्ड के अंदर कृतिका इसी अखंड के ऊपर करीबन में लेटी हुई थी। अभी वह बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसका सर बेहद तेजी से घूम रहा था और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू हॉस्पिटल बेड में अखंड की लाश पर गिर रहे थे। और इस वक्त बिल्कुल बर्फ की तरह हर कोई बिल्कुल जमा हुआ था। और उसी पल कृतिका ने बेहद धीमी आवाज में कहा, हुकुमसा, जहां आप वहां आपकी छोटी गिलहरी, आपकी छोटी गिलहरी आपके बगैर मर जाएगी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। आपकी छोटी गिलहरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है। कहते हुए वो चुप हो गई। छोटी गिलहरी, मुझे माफ कर दो। और इस वक्त कृतिका के कानों ने यह आवाज सुनी, एक पल के लिए उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बह गए। और दूसरे ही पल डॉक्टर एकदम हड़बड़ाते हुए आगे बढ़े और बोले, मैम उनसे दूर हटिए, मैम जल्दी दूर हो जाए, उनकी हार्ट बीट लौट रही है, मैम प्लीज।
दूसरे ही पल कृतिका, जिसे अभी तक जो आवाज़ वह महसूस हुई थी वह असलियत में थी, और यह चीज़ देखते ही दूसरे ही पल कृतिका झटके से अखंड से दूर होने लगी कि अखंड की सांसें इस वक्त बेहद गहरी हो रही थी। उसने अपने एक हाथ को कृतिका की कमर पर लपेट दिया और उसे अपने करीब कर लिया, जैसे वह कहना चाहता हो, छोटी गिलहरी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। एक पल के लिए कृतिका अखंड को देखती रह गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। वह अभी भी बिल्कुल इसी दुल्हन की तरह थी जिस तरह वह अपनी सगाई के लिए तैयार हुई थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे की रौनक चली गई थी। कृतिका उसी तरह थम सी गई कि तभी पीछे से एक बार फिर से डॉक्टर ने आगे बढ़कर कृतिका को दूर करते हुए कहा, मैम हमने कहा दूर हो जाए, इनकी हार्टबीट लौट रही है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। और इस वक्त कृतिका झटके में अखंड से दूर हो गई कि अखंड ने अपने एक हाथ को आगे फैलाकर बिल्कुल धीमी और रुंधी हुई आवाज में अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क को हटाते हुए कहा, छोटी गिलहरी मुझसे दूर मत जाओ, मर रहा हूँ तुम्हारे बिना, मैं तड़प रहा हूँ। कृतिका का दिल एकदम से बैठा जा रहा था और अखंड से दूर होने के साथ ही साथ वह तुरंत वहीं खड़ी राधिका के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। दूसरे ही पल राधिका ने उसकी पीठ को सहलाया और फिर कहा, कृति शांत हो जाए, हुकुमसा को कुछ नहीं होगा, आपने देखा उनकी सांसें लौट गई है, वह ठीक हो जाएंगे, आप शांत हो जाए। ये सुनते ही उसने रोते हुए कहा, माँ सा ये सारी चीजें हमारी वजह से हो रही है, अगर हमने उसी दिन हुकुमसा को यह ना कहा होता कि वह मर जाए तो आज वह यहाँ नहीं होते, ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, ये सब की शुरुआत होने से पहले हम मर क्यों नहीं गए, हमें मर जाना चाहिए। कृतिका खबरदार, अगर तुमने ऐसी बातें की तो। दूसरे ही पल रुद्राक्ष ने तेज आवाज में कहा कि इसी पल डॉक्टर ने सब की तरफ देखकर कहा, प्लीज आप सब अभी बाहर जाइए जल्दी, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। जैसे ही सबने ये सुना सबने गर्दन हिलाई और फिर सब बाहर आ गए, लेकिन कृतिका अभी भी उसी तरह राधिका के गले लगे खड़ी थी, जिस वजह से राधिका भी वार्ड से बाहर नहीं जा पा रही थी। दूसरी ही पल डॉक्टर ने राधिका को देखकर कहा, मैम आप इन्हें लेकर बाहर जाए वरना उनकी हालत से पेशेंट की हालत और बिगड़ जाएगी। कहते हुए उसने अखंड को देखा जिसकी आंखें बंद हो रही थी और दूसरे ही पल राधिका ने कृतिका को थामा और फिर बाहर जाते हुए कहा, कृति आपको हुकुम सा सही सलामत चाहिए ना, तो चलिए हमारे साथ बाहर चलिए। और कहते हुए वह कृतिका को बाहर ले गई। उसी पल अखंड जो करीबन में वापस से बेहोश हो रहा था, उसने अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए कहा, छोटी गिलहरी मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। और यह कहने के साथ ही वह एक बार फिर से बेहोश हो चुका था। वही सभी अब वार्ड के बाहर खड़े थे। तभी अमिताभ जी आगे बढ़े और उन्होंने दादासा के कंधे पर हाथ रखा, जिसके साथ ही दादासा ने नाराजगी से अपनी नजरें फेर ली और इसी पल अमिताभ जी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाते हुए कहा, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं भी एक बेटी का नाना हूँ और मुझे उसकी तकलीफ का अंदाजा है। आपको मालूम है ना कि जब हम कृति को तकलीफ में देखते हैं तो तकलीफ हमें होती है, और हुकुमसा की वजह से कृति ने जितना तकलीफ सहा है शायद ही कोई सहेगा। इसके जवाब में एक पल के लिए दादासा बिल्कुल खामोश रहे और दूसरे ही पल उन्होंने भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और इसके साथ ही उन्होंने उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, अमिताभ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमारा पोता इस तरह निकला। हम शायद अपने बेटे और बहू के जाने के बाद अपने पोते की परवरिश सही से नहीं कर पाए और आज इसकी सजा हमें मिली, लेकिन हम अपने पोते को खो नहीं सकते, वह हमारी जिंदगी है, वो हमारी शान है। उन्होंने कहा तो अमिताभ जी ने एक बार फिर से उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, राजा साहब आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हुकुमसा को, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने देखा ना उनकी सांसें लौट आई है और वह बहुत ऑब्जर्वेटिव है, वह इतनी सी चोट से नहीं मर जाएंगे, उन्हें देखना आप तुरंत होश आ जाएगा, बस कुछ देर। उन्होंने कहा तो दादासा ने भी नरमी से कहा, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। वही कृतिका अभी भी राधिका जी के गले लगी हुई थी, उसे बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा था। तभी रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, कृति इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम पहले ही प्रेग्नेंट हो और ऐसे में तुम्हारा इस तरह स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये कहा वैसे ही कृतिका ने तुरंत उसे झटकते हुए कहा, रुद्र भैया दूर रहिए आप मुझसे, आप तो चाहते हैं कि हुकुमसा मर जाए क्योंकि आपके दिलो दिमाग में तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप याद रखना हुकुमसा को कुछ नहीं होगा, वह नहीं मर सकते, समझे आप। और हमें अपनी सिंपैथी दिखाना बंद कर दीजिए, हमें नहीं सुनना आपकी सिंपैथी मत दिखाए, हमें मालूम है कि आप किस तरह के इंसान हैं। जैसे ही कृतिका ने अपनी तेज आवाज में ये कहा, एक पल के लिए सभी हैरत से कृतिका की तरफ देखने लगे। आज तक कृतिका ने इतनी तेज आवाज में किसी से बात नहीं की थी, वो तो खुद किसी की तेज आवाज से डर जाया करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था।
किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कृतिका ने इस पल ये सब कुछ कहा है, और वही रुद्राक्ष एक पल के लिए बिल्कुल थम सा गया था। उसने बेयकीनी के साथ कृतिका को देखा और दूसरे ही लम्हे कहा, कृति क्या कह रही हो तुम? इसके जवाब में कृतिका ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, जो कह रहे हैं हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप ही बताइए, क्या आपने हुकुम सा को एक बार भी मारने की कोशिश नहीं की है? हमें तो लगता है कि आज भी हुकुम सा को मारने की कोशिश आप ही ने की है। आपने ही हुकुम सा का एक्सीडेंट करवाया है ना? रुद्राक्ष भैया सच सच बताइए कि हुकुम सा का एक्सीडेंट किसने करवाया है, वरना हम आपकी जान ले लेंगे। हम हुकुम सा के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने कहा। एक पल के लिए सभी बेहद हैरानी से रुद्राक्ष का चेहरा देखने लगे। दूसरे ही पल राधिका ने कृतिका को थामा और फिर कहा, कृति आप इस वक्त होश में नहीं है, चुप हो जाए। आखिर रुद्राक्ष हुकुम सा को क्यों मारना चाहेंगे? ये सुनते ही कृतिका ने एक बार फिर से रुद्राक्ष की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, नहीं है, हम सच कह रहे हैं। रुद्र भैया हुकुम सा को मारना चाहते हैं क्योंकि रुद्र भैया को हम पसंद है और हम हुकुम सा की पत्नी है, इसीलिए ये हुकुम सा को मारकर हमसे शादी करना चाहते हैं, हमें मालूम है। जैसे ही एक बार कृतिका ने ये कहा, सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दूसरे ही पल राधिका ने तेज आवाज में कहा, कृतिका चुप हो जाए, वह भाई हैं आपके, आप उनके बारे में ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकती हैं? इस पर कृतिका ने एक बार फिर से रोते हुए कहा, माँ सा हम सच कह रहे हैं, रुद्र भैया ने ही हुकुम सा को मारने की कोशिश की है। हमारा दिल कहता है कि रुद्र भैया ही इन सब के पीछे हैं। कहते हुए वह वापस से राधिका के गले लग गई और एक पल के लिए राधिका भी बेयकीनी के साथ कृतिका की बातें सुनती रह गई। दूसरे ही पल अमिताभ जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्राक्ष को गुस्से से देखकर कहा, रुद्राक्ष ये क्या सुन रहे हैं हम? कृतिका आपकी बहन है। रुद्राक्ष जो अब तक बिल्कुल किसी शौक के आलम में खड़ा था, दूसरे ही पल उनकी बात सुनकर उसने चौंकते हुए कहा, नाना जी आपको यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं खुद कृतिका को अपनी बहन मानता हूँ। उसने बहुत ही साफ अंदाज में झूठ कहा है। और यह सुनकर अमिताभ जी ने गुस्से के साथ कहा, उम्मीद करते हैं कि जिंदगी भर आप उन्हें अपनी बहन ही मानेंगे कि वह आपकी बहन है। इस पर रुद्राक्ष ने तुरंत बेयकीनी के साथ कहा, आप फिक्र मत कीजिए नाना जी, मैं अपने दायरे को जानता हूँ, लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि कृतिका मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती है। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इस बीच कृतिका राधिका जी के गले लगकर रो रही थी और राधिका जी लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शांत नहीं हो रही थी। राधिका जी उसकी कंडीशन समझ चुकी थी। उन्होंने अभी रुद्राक्ष को देखा और फिर कहा, रुद्र माफ कर दीजिए कृति को, वह इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड में है। इस पर रुद्राक्ष ने एक समझदार इंसान की तरह अपनी गर्दन हिलाए और फिर कहा, मैं समझता हूँ मौसी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनते ही राधिका जी ने चैन की सांस ली और फिर उन्होंने कृतिका को देखा जो अभी भी उनके सीने से ही लगी हुई थी। उसी पल वर्चस्व उस तरफ आया, उसने एक नज़र सबको देखा और फिर कहा, दादी सा आपको घर जाना चाहिए और दादा सा आपको भी, आप दोनों का यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुन दादा सा ने दूसरे ही पल वर्चस्व को देखा और फिर कहा, नहीं वर्चस्व, हम हुकुम सा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इसके जवाब में वर्चस्व ने दूसरे ही पल कहा, दादा सा आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा ना उसके सांस लौट आई है, वह ठीक हो जाएगा। फिलहाल आपको और दादी सा को आराम की ज़रूरत है और भाभी सा आप पहले ही इस कंडीशन में नहीं है कि आप ये सब चीज़ ऑब्जर्व कर पाए, यह आपके और बच्चे की हेल्थ के लिए बुरा होगा। कहते हुए उसने कृतिका को देखा तो कृतिका ने दूसरे ही पल वर्चस्व को देखकर कहा, नहीं, जब तक हुकुम सा को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में वर्चस्व आगे बढ़ा, फिर उसने कृतिका को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए प्यार से उसे देखकर कहा, भाभी सा अखंड को जैसे ही होश आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप घर चले जाए, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट आपके और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन भाई सा, कृतिका ने एक बार फिर से रोते हुए कहा तो वर्चस्व ने ये सुनकर इस बार उसे गले लगाते हुए कहा, आपको अपने भाई पर भरोसा है ना, मुझ पर यकीन रखिए और घर चले जाए प्लीज़ भाभी सा, वर्चस्व ने कहा तो कृतिका ने इस बार लाचारी से अपनी गर्दन हिलाए और फिर कहा, नहीं वर्चस्व भैया, आज हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमने ये सोच रखा है अब कि जैसे ही हुकुम सा को होश आएगा बिल्कुल वैसे ही अब हम हुकुम सा को अपने और उनके बच्चे के बारे में बता देंगे। हम उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि वो बाबा बनने वाले हैं। हम उन्हें उनके होश में आते ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देंगे जो एक बाप बनने की खुशी होती है, कृतिका ने कहा और उसकी आवाज़ में अभी भी नरमी थी। सभी एक पल के लिए चुप हो गए और कृतिका को देखने लगे। एपिसोड 24
हम उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि वो बाबा बनने वाले हैं। हम उन्हें उनके होश में आते ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देंगे जो एक बाप बनने की खुशी होती है, कृतिका ने कहा और उसकी आवाज में अभी भी नरमी थी। सभी एक पल के लिए चुप हो गए और कृतिका को देखने लगे। तभी पीछे से किसी की आवाज सभी के कानों में सुनाई दी, हुकुमसा के साथ यह सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं हुकुमसा की होने वाली वाइफ हूँ। जैसे ही सभी ने इस आवाज को सुना एक पल के लिए सभी की त्योरियां जग गई। सभी ने नजर घुमाकर पीछे देखा जहां पर हानिया खड़ी थी। हानिया को देखकर एक पल के लिए कृतिका का पारा एकदम से चढ़ गया। उसका दिल चाहा कि वह अभी खाने के करीब जाए और उसका गला घोंट दे। उसने अपने होंठ बिछ लिए तो वहीं हानिया ये हल्के हल्के कदम से दादी सा की तरफ बढ़ते हुए बोली, दादी जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे होने वाले पति अब इस दुनिया में नहीं है। और यह कहते वक्त उसकी आंखों में झूठे आंसू आ गए। एक पल के लिए दादी सा उसकी उन आंसुओं को बेहद मुरब्बत के साथ देखती रही और फिर दूसरी ही लम्हे उन्होंने अपनी नज़रें दादा सा की तरफ घूमते हुए कहा, विक्रांत के पिताजी आप इस लड़की से कह दीजिए कि यह अपनी काली जुबान से हुकुमसा के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल न करे वरना हम उनकी जुबान खींच लेंगे। उनके शब्दों को सुनने के साथ ही हानिया ने एकदम हड़बड़ी से अपनी लिबों पर अपना हाथ रखा और फिर अपने जुबान को छूते हुए अपने सर को झटक कर कहा, दादी जी आप मेरी जुबान क्यों कटेंगी? आपको मालूम भी है इस वक्त मैं कितनी तकलीफ में हूँ सिर्फ ये सुनकर कि मेरी शादी से पहले ही मेरे पति भगवान जी को प्यार हो गए। और इसके साथ ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस पूरे अस्पताल में गूंज गई। हानिया का चेहरा एक तरफ झुक गया और कृतिका एकदम किसी आग की तरह उसके सामने खड़ी थी। सभी हैरानी से कृतिका को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कृतिका ने अभी अभी हानिया पर हाथ उठाया है। वही हानिया ने जैसे ही महसूस किया कि उसे थप्पड़ मारा गया है दूसरी ही पल वह हड़बड़ी के साथ अपना चेहरा ऊपर करके खड़ी हुई और गुस्से के साथ कृतिका को देखते हुए बोली, गूंगी लड़की तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हानिया माथुर पर हाथ उठा सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया? कहते हुए उसने अपने एक हाथ को कृतिका की तरफ उठाया कि कृतिका ने गुस्से से उसे हाथ को पकड़कर पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, हानिया माथुर तो आप भी कान खोल कर सुन लीजिए कि हुकुमसा को कुछ नहीं हुआ है और आप अपनी गंदे जुबान से यह बार बार बोलना बंद कर दीजिए कि हुकुमसा मर चुके हैं। ये सुनते ही अचानक से हानिया जो गुस्से से तिलमिला रही थी दूसरे ही पल उसके कान बजने लगे। उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके थे। उसने बेयकीनी के साथ कृतिका को देखा और फिर बाकी घर वालों को देखकर कहा, क्या कहा? हुकुमसा को कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक है। क्या तुम सच कह रही हो? देखो अगर तुम मजाक कर रही हो तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर कर सकती हूँ। ये सुन कृतिका ने गुस्से के साथ उसे देखते हुए कहा, हमें आप जैसी घटिया लड़की से मजाक करने का कुछ शौक भी नहीं है। हमारे हुकुमसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ से निकल जाए। कृतिका ने जैसे ही यह कहा हानिया ने तुरंत जवाब दिया, मैं क्यों निकलूं यहाँ से? निकलना तो तुम्हें यहाँ से चाहिए। तुम यहाँ बिना किसी हक के खड़ी हो। मैं हुकुमसा की होने वाली पत्नी हूँ और तुम कौन हो? तुम एक छोड़ी हुई औरत हो। तुम्हें हुकुमसा ने तलाक दे दिया है, निकल जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता यहाँ रुकने का। जैसे ही सभी ने हानिया के शब्दों को सुना दूसरी ही पल सभी गुस्से के साथ हानिया को देखने लगे। दादी सा इस बार आगे बढ़ी और हानिया पर चिल्लाते हुए बोली, हानिया आपकी हिम्मत कैसे हुई हुक्मरानी सा को ये सब कहने की? वही हानिया ने दादी सा की बात पर दूसरी ही पल दादी सा की तरफ पलटते हुए कहा, इसमें बुरा क्या है दादी जी? आखिर मैं हुकुमसा की होने वाली पत्नी हूँ, लेकिन ये कौन है जो यहाँ पर खड़ी है? इसे तो जाकर अपनी सगाई एंजॉय करनी चाहिए थी ना। आज इसकी सगाई थी ना, तो फिर यह यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका अभी भी हानिया के शब्दों को सुन रही थी। वह कुछ कह नहीं रही थी लेकिन उसके कानों में हानिया के शब्द बहुत बुरी तरह से घुल रहे थे। दादी सा ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, हानिया चुप हो जाए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर हानिया ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, दादी जी मैं चुप नहीं होऊंगी। जब मेरे होने वाले पति पर कोई नजर डालेगा तब तो मैं बिल्कुल चुप नहीं होऊंगी। और ये लड़की मेरे होने वाले पति पर डोरे डाल रही है। इसी पल अमिताभ जी आगे बढ़े। उन्होंने कृतिका के हाथ को पकड़ा और फिर कहा, कृति चलिए यहाँ से। सभी एकदम से अमिताभ जी को देखने लगे और हानिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वही कृतिका ने तुरंत अमिताभ जी को देखा और फिर कहा, नाना जी हम नहीं जाएंगे, आप इन्हें बोलने दीजिए। आज हमें इनकी बातों का बुरा नहीं लग रहा है। ये सुन दादा सा ने फिर से कृतिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, कृति आपने कहा था कि हुकुमसा ठीक होंगे और आप हमारे साथ वापस से आ जाएगी। हुकुमसा अब बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं, चलिए आप हमारे साथ।
लेकिन नाना जी हम नहीं जा सकते हैं, हुकुमसा को छोड़कर हमारी बात को समझिए, कृतिका ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने हुए कहा। जिस पर दूसरी ही पल अमिताभ जी ने इस बार उसके हाथ को पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, हमने आपकी एक बात सुननी है कृति, अब आप हमारी बात सुनिए और चलिए हमारे साथ। कहते हुए वह कृतिका को वहां से लेकर चले गए और एक पल के लिए सभी बस अमिताभ जी के साथ कृतिका को जाता हुआ देखते रह गए। तभी दादा सा दौड़ते हुए उनके पीछे गए, अमिताभ रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। कहते हुए उनके तरफ चले गए और अलका जी, रोनित की सभी उनके पीछे पीछे चले गए। वही दादी सा नफरत भरी नजरों से हानिया को देख रही थी। हानिया ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लपेटा और अपनी नजरें दूसरी तरफ करके घमंड के साथ खड़ी हो गई। तभी वर्चस्व ने पीछे से दादीसा को थामा और फिर कहा, दादी आप चलिए मेरे साथ, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। दादीसा ने उसकी बात सुनकर बस गर्दन हिलाए और फिर वह वर्चस्व के साथ बाहर आ गई। वही कियारा ने आह्वान को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाते हुए कहा, मिस्टर अहान मुझे आपसे कुछ बात करना है। ये सुन अहान ने गर्दन हिलाए और फिर वह कियारा के साथ दूसरी तरफ आ गया। उसके साथ आते ही कियारा ने तुरंत कहा, मिस्टर आह्वान मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है इस रेलू हानिया को यहाँ से भागने का। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कृति हुकुमसा के साथ रुकी रहे। ये सुन अहान ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लपेटा और फिर इंटरेस्ट के साथ उसे देखते हुए कहा, अच्छा और वह प्लान क्या है तुम्हारा? इसके जवाब में कियारा ने आह्वान की शर्ट को पढ़कर नीचे खींचते हुए कहा, इधर कान में बताऊंगी क्योंकि सारी चीज खुले में नहीं करनी चाहिए। आह्वान ने तुरंत उसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया और वह झुक गया। इसके साथ ही कियारा ने उसे कानों के पास अपने होंठ ले जाते हुए बेहद धीरे धीरे से कुछ कहा और कहने के बाद वह थोड़ा सा पीछे हो गई। वही आह्वान ने बेहद हैरानी के साथ उसे देखा और फिर कहा, वाह यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो, क्या प्लान बनाया है, लेकिन चलो जल्दी जल्दी उस प्लान को अंजाम देना होगा वरना ये सुनीलू हानिया यहाँ रुक जाएगी और भाभी सा चली जाएगी। ये सुन के कियारा ने तुरंत गर्दन हिलाए और अहान का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी अहान ने कियारा को रोक दिया। कियारा ने हैरानी से आहान को देखा, तब आहान ने झुककर प्यार से हल्के से उसके होठों को चूम लिया। हु आर द बेस्ट कियारा, उसने उससे दूर होते हुए कहा और कियारा का चेहरा लाल हो गया। बाहर आने के साथ ही साथ उन्होंने देखा कि अब वार्ड के बाहर अकेली हानिया थी और ये देखते ही आह्वान ने कियारा को कुछ इशारा किया, जिस पर कियारा ने गर्दन हिलाए और फिर मुस्कुराते हुए वह हानिया की तरफ बढ़ते हुए बोली, हानिया दी आपने कुछ खाया? वह क्या है ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है तो मैं हॉस्पिटल की थोड़ी दूर पर बने रेस्टोरेंट में कुछ खाने जा रहे हैं, आप चलेंगे मेरे साथ? ये सुन हानिया ने घमंड के साथ उसे देखा और फिर कहा, वैसे मैंने डिनर तो नहीं किया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नहीं तो तुम एक काम करो मेरे लिए ही कुछ यहाँ ला दो। ये सुन कियारा उसके बगल में बैठते हुए लाचारी से बोली, लेकिन हानिया दी मैं यहाँ पर कैसे कुछ लाऊंगी और अभी तो हुकुमसा को होश आने में बहुत वक्त है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों का करा जाएंगे। ये सुनते ही हानिया ने कुछ पल तक सोचा और फिर वह अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ठीक है चलो। असल में हानिया ने भी कुछ खाया नहीं था क्योंकि जैसे ही उसे खबर मिली थी कि सगाई टूट गई है वह दौड़ती हुई सीधा शाह हाउस आ गई थी और शाह हाउस के बाद वह सीधा यहाँ आ गई थी और अब उसे असल में भूख लग रही थी, इसीलिए वह चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। फिर कियारा ने आह्वान को देखा जो वहीं पर दीवार के बल अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे आराम से खड़े होकर कियारा को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। कियारा ने उसकी तरफ देखकर आई विंक कर दी तो आह्वान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर कियारा हानिया के साथ अस्पताल के पास वाले ही एक रेस्टोरेंट की तरफ चली गई और हानिया के जाते ही आह्वान तुरंत पार्किंग की तरफ आया जहां पर इस वक्त सभी लोग थे। आह्वान ने देखा इस वक्त अमिताभ की जबरदस्ती कृतिका को गाड़ी में बैठने को कह रहे थे और दादासा उसे रोक रहे थे। ये देखते ही आह्वान तुरंत उनकी तरह बढ़ते हुए बोला, अंकल हानिया चली गई है तो अब तो आप भाभीसा को यहाँ रुकने दे सकते हैं, ना आपको मालूम है ना भाईसा को इस वक्त भाभीसा की कितनी ज़रूरत है और इसी वजह से हानिया चली गई। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। सभी ने हैरानी से आह्वान को देखा तो अहम ने तुरंत कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हानिया चली गई। ये सुनते ही इस बार दादीसा ने कहा, भाई साहब अब तो हानिया भी चली गई है, अब तो हुक्मरानी सा को। ये सुनकर अमिताभ जी कुछ पल तक सोचते रहे और फिर उन्होंने कृतिका को देखकर उससे पूछा, कृति आप रुकना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने मायूसी से अपनी गर्दन हिला दी। तब अमिताभ जी ने गहरी सांस भरी और फिर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, ठीक है हम आपको रुकने की इजाज़त दे रहे हैं लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे।
ये सुन कृतिका ने खुशी से उनकी गर्दन हिलाए और उनके गले लग गई। थोड़ी देर के बाद अमिताभ जी, रोनित जी, अलका जी वहां से जाने लगी कि तभी अलका जी को कियारा का ध्यान आया। उन्होंने आसपास देखते हुए कहा, कियारा कहाँ है, वह भी हमारे साथ जाएंगे ना? ये सुनते ही एक पल के लिए आहान हड़बड़ा गया। उसने तुरंत जवाब दिया, आंटी वह कियारा भाभी सा के साथ रुकना चाहती है। ये सुनते ही कृतिका ने एक पल तक सोचा और फिर उसने दूसरी ही पल कहा, हाँ मौसी जी, कियारा को हमारे साथ रुकने दीजिए। ये सुन सभी राजी हो गए और फिर रोनित जी, अलका जी और अमिताभ जी चले गया, लेकिन रुद्राक्ष रुक गया। और फिर वर्चस्व ने दादी सा दादा सा को भी पैलेस भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ कियारा हानिया के साथ रेस्टोरेंट पहुंची। वह दोनों इस वक्त टेबल पर बैठे हुए थे। हानिया ने कुछ ऑर्डर किया और फिर कियारा ने भी अपने लिए कुछ ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया था। ऑर्डर आने के साथ ही साथ दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। हालांकि कियारा का ध्यान डिनर में नहीं था, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती डिनर कर रही थी। तभी कियारा ने सामने वेटर की तरफ देखकर कहा, वेटर भैया 2 गिलास जूस ला देना प्लीज। ये सुन वेटर ने करीबन 2 मिनट के अंदर ही हानिया और ड्रिंक सर्व करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। कियारा ने नज़र फेर कर उस आते हुए वेटर को देखा और दूसरी ही पल उसने अपना एक पर आगे कर दिया। वेटर जो नीचे देखे बिना ही चल रहा था, दूसरे ही पल उसका पैर कियारा के पैर से लगा और जूस का ग्लास ऊपर उछल गया, जिससे सारा जूस हानिया के कपड़ों पर गिरा, ग्लास जमीन पर, और साथ साथ ही वेटर भी सीधा जमीन में गिरा। इसके साथ ही वेटर की एक चीख निकल गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।